लेकिन पेट से ज़्यादा प्यारा नहीं है। आप सुना ना, भूखे पेट भजन न होत गौपाला। तो पेट पहले है, उसके बाद ही कोई चीज़ है। हमको लाख आप मस्जिद बना के दे दीजिए, लाख मंदिर बना के दे दीजिए, अगर भूखे होंगे ना तो गेट से भाग जाएंगे। और भूखे लोग, अंदर पुजारी पूजा कर रहा है, लोग जिसकी आस्था है, बाहर भिखारी खड़ा है। भिखारी भी तो हिंदू मुसलमान है ना साहब। जो मस्जिद के आगे खड़ा है, मजार के आगे खड़ा है, मंदिर के आगे खड़ा है, वो भी तो हिंदू मुसलमान है ना। वो क्यों नहीं पूजा करने जा रहा, वो बाहर मांग क्यों रहा? इसलिए कि उसके लिए पेट पहले नंबर पर है, पूजा दूसरे नंबर पर है। तो ज्यादा दिन लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। राजस्थान की भूमि से प्रधानमंत्री जी ने कहा था, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं ये देश नहीं बिकने दूंगा, मैं ये देश नहीं झुकने दूंगा। तो आज देश झुक भी रहा और बिक भी रहा है, और प्रधानमंत्री जी की मौन धारण किए हुए हैं। और तमाम वो लोग जो बोलना चाहते हैं उन पर कानूनी शिकंजा कसा जा रहा है। और जो 85 बनाम 15 की लड़ाई है, उसमें 85% को तोड़कर ये दिखाया जा रहा है कि ये खतरा तुम्हारे लिए। खतरा देश के लिए मुसलमान न था, न है, न होगा। खतरा देश के लिए निजीकरण है, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी निजी कंपनी थी। पहली बात तो शब्द जिहाद को मैं डिफाइन करूं कि मैं स्वयं कह रहा हूं कि हाँ, मैं भी जिहादी हूं। अब जिहाद का अर्थ या तो समझते नहीं है वो, या समझने के बाद भी वो जानबूझकर इस शब्दों को केंद्र में रखना चाहते हैं। जिहाद का सीधा सिंपल सा अर्थ है संघर्ष। और किसी को आपत्ति हो तो गूगल पे जाएं, नहीं तो बुक डिक्शनरी खरीद लें। जिहाद अरबी शब्द अगर है तो उसका हिंदी में अर्थ क्या होता है ये जान लेंगे, आप भी निकाल के देख लेंगे। संघर्ष होता है। भारत में अगर कोई संघर्ष कर रहा है और वो भारतीय नागरिक है, संघर्ष करके भारत की सेवा करने के लिए वो अपने आप को चयनित करवा रहा, तो उनको तो बधाई मिलना चाहिए। दुर्भाग्य ये नहीं है कि सुरेश चौहान ने इसका धार्मिकरण करने की कोशिश की, संप्रदायीकरण करने की कोशिश की। दुर्भाग्य ये है कि ट्विटर पर उसने जो पोस्ट किया उसमें अपनी तस्वीर प्रधानमंत्री जी के साथ दिखाई उसने, ये ज़्यादा आपत्तिजनक था। प्रधानमंत्री जी को ये अवसर मिला था 6 वर्षों में पहली बार कि वो कम से कम इसी बहाने मुस्लिम समुदाय के दिल को जीतने के लिए एक बधाई दे देते कि राष्ट्रभक्ति की बात करते हैं, राष्ट्रवाद की बात करते हैं। तो आज राष्ट्र के लोगों ने संघर्ष करके, मेहनत करके, इन विपरीत परिस्थितियों में, परिस्थितियां विपरीत हैं जामिया के छात्रों के लिए भी, जेएनयू के छात्रों के लिए भी, ये देशवासियों को बताने की ज़रूरत नहीं है। पिछले 1-2 सालों से जामिया और जेएनयू की स्थिति को जिस तरह से बनाया गया, उसकी छवि को जिस तरह से पेश किया गया, वहाँ के छात्र जितने भी हैं वो असहज महसूस करते हैं। तो विपरीत परिस्थितियों में अगर उसने झंडा गाड़ा, मतलब ये वो एग्ज़ाम है जो देश सेवा का अवसर प्रदान करता है, तो इस एग्ज़ाम को अगर क्वालिफाई किया है तो प्रधानमंत्री जी को बधाई देनी चाहिए थी। अगर बधाई नहीं दिया तो कोई बात नहीं है, लेकिन कम से कम सुरेश चौहान ने जब उनके साथ अपनी तस्वीर पोस्ट की तो प्रधानमंत्री जी को, सुरेश चौहान को डांटना, फटकारना चाहिए था कि तुमने सब कुछ ठीक किया, मेरी तस्वीर क्यों? प्रधानमंत्री जी, आपको ये बात जानना चाहिए, ग्लोबलाइजेशन का दौर है, सारी दुनिया ट्विटर से जुड़ी रहती है, फेसबुक से जुड़ी रहती है। आपकी तस्वीर उस आतंकी के साथ है जिसको मैं तो कह सकता हूं कि आतंक का मतलब होता है किसी को आतंकित करना, प्रोवोक करना। आज भारत के एक बड़ी आबादी को वो आतंकित करने का जो प्रयास कर रहा है, जानबूझकर वो ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहा है और ऐसी स्टोरी तैयार करना चाहता है जिससे देश में एक ऐसा संदेश जाए कि भाई भारत के मुसलमान विदेशी हैं, क्योंकि उसने एक शब्द का प्रयोग किया है कि जिहादी अब जो है वो किसी ज़िला के कलेक्टर बनेंगे विदेशी। तो ये शब्द बड़ा ही निंदनीय शब्द है कि आपकी मानसिकता क्या है, क्या आप चाहते हैं? हम देश की सेवा नहीं करें। अगर हमारे बच्चे IAS IPS बनते हैं तो बधाई के पात्र हैं, पड़ोसी को भी बधाई देनी चाहिए, पूरे देश को देनी चाहिए, क्योंकि वो समाज का बच्चा। एक बात है। दूसरी प्रमुख बात है कि ऐसे लोगों को आगे कौन बढ़ा रहा और ऐसे लोग इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं? बातें इसलिए कर रहे हैं कि पिछले कई वर्षों से देश में 85 बनाम 15 की आवाज़ उठ रही है। 85 बनाम 15 की आवाज़ से ये लोग भयभीत हैं, चिंतित हैं, इनके माथे पर शिकन है।
इनको ये लगता है कि 85 बनाम 15 की लड़ाई को हिंदू बनाम मुस्लिम की लड़ाई कर दी जाए, लेकिन वो चीज़ नहीं होगा। और इसलिए नहीं होगा कि आपने ट्विटर पर देखा सुरेश चौहान को जो सबसे ज़्यादा काउंटर किया, जिसने सबसे ज़्यादा उसको ये टैग किया, वो बंदा कोई मुसलमान नहीं है। उसमें जो प्रमुख नाम है उसमें सारा भास्कर का नाम खुलकर आया, जिसने आतंकी शब्द का प्रयोग किया है। मैं बधाई देता हूँ सारा भास्कर जैसे और लोगों को, जिन्होंने समय रहते हुए उचित शब्दों का प्रयोग करते हुए उनको जैसे को तैसा वाले शब्दों का प्रयोग करते हुए काउंटर किया है। तो ये 85 बनाम 15 की लड़ाई में अगर वो इस लड़ाई को डिरेल करना चाहेंगे और मूल निवासियों की समस्याओं से आज देखिए मामला क्या है। आपने निजीकरण का प्रश्न किया था हमसे, मैं आपको बता दूं मामला क्या इस देश में चल रहा है। एयरपोर्ट बिक रहा है, बोल नहीं सकते। रेलवे निजीकरण हो रहा है, बोल नहीं सकते। सेल निजीकरण हो गया, बोल नहीं सकते। भेल बिक गया, गेल बिक गया, बीएसएनएल जा रहा, दम तोड़ रहा है। तमाम सरकारी संस्थाएं दम तोड़ रही हैं, बेची जा रही हैं, निजी हाथों में दिया जा रहा। और वो डायलॉग याद होगा भाइयों और बहनों, राजस्थान की भूमि से प्रधानमंत्री जी ने कहा था, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं ये देश नहीं बिकने दूंगा, मैं ये देश नहीं झुकने दूंगा। तो आज देश झुक भी रहा और बिक भी रहा है, और प्रधानमंत्री जी की मौन धारण किए हुए हैं। और तमाम वो लोग जो बोलना चाहते हैं उन पर कानूनी शिकंजा कसा जा रहा है। और जो 85 बनाम 15 की लड़ाई है उसमें 85% को तोड़कर ये दिखाया जा रहा है कि ये खतरा तुम्हारे लिए, खतरा देश के लिए मुसलमान न था, न है, न होगा। खतरा देश के लिए निजीकरण है, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी निजी कंपनी थी। और आज अगर निजी हाथों में जाएगा, पूरे भारत की 90-95% अगर क्या कहते हैं दौलत एक व्यक्ति के हाथ में चला जाएगा, आप मतलब एक सोचिए, हमारे SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग भी उनकी दलाली कर रहे हैं, लेकिन ये मुट्ठी भर लोग हैं, वातावरण बना रहे हैं। इनका काम तमाम होगा, समय की प्रतीक्षा कीजिए। असत्य का पराजय होना है, सत्य को विजय होना है। देश में देश की जनता जब अंग्रेज़ों को नहीं छोड़ी, उसके दमनकारी नीतियों का विरोध हुआ और लोगों ने अपनी गले को पे फांसी को चूम लिया, मगर भारत माँ की मिट्टी को नीलाम होने नहीं दिया। तो मोदी जी का वो भाषण में फिर कह रहा हूँ कि मोदी जी आपने कहा ज़रूर था मगर आप कर नहीं रहे। भारत के लोग इस काम को करने के लिए बहुत जल्द मैदान में आने वाले हैं, बस समय का इंतज़ार हो रहा है। कभी कुछ आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है, डाइवर्ट किया जा रहा, लगातार किया जा रहा। कभी चीन के नाम पर हुआ, पाकिस्तान के नाम पर हुआ, नेपाल में उलझाया गया, उसके बाद CA NRC में उलझाया गया, बहुत कम्युनलाइज करने का प्रयास किया जा रहा है और हुआ, लेकिन ये प्रयास बहुत दिन तक सफल नहीं होगा। देश को पता चल रहा है कि प्लेटफॉर्म टिकट 5 रुपये से 50 रुपये हो गया। आप पेट्रोल पूरे भारत को आप देखें और भारत के तमाम पड़ोसी राष्ट्रों को देखें, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, तमाम डीजल और पेट्रोल भारत से 20-30 रुपये कम में बिक रहे हैं। आखिर भारत में 20 से 30 रुपये महंगे क्यों बिक रहे हैं? तो ये तो बहुत बड़ा प्रश्न है। देर सवेर जनता पूछेगी ना भाई कि आपने जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल और डीजल की कीमतें, कच्चे तेल की कीमत लगातार लुढ़क रही है, तो आप लगातार ऊपर कैसे लेकर जा रहे हैं? खरीद रहे हैं सस्ता और बेच रहे हैं महंगा। किससे ले रहे हैं आप? जनता से ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप इस पैसे को? PM केयर फंड अब तक क्लियर नहीं हुआ कि वो पारदर्शी होगा कि नहीं होगा, उसका ऑडिट होगा कि नहीं होगा, कितना आया, कहाँ गया, ये अभी तक पता नहीं चला। तो जनता पूछेगी, प्रतीक्षा कीजिए। अभी लॉकडाउन है, ये है, वो है, अभी ये चलेगा ड्रामा कुछ दिनों तक, लेकिन जनता चुप नहीं रहेगी। देखिए, धर्म जो है ना सबको प्यारा है, लेकिन पेट से ज़्यादा प्यारा नहीं है। आप सुना ना, भूखे पेट भजन न होत गोपाला। तो पेट पहले है, उसके बाद ही कोई चीज़ है। हमको लाख आप मस्जिद बना के दे दीजिए, लाख मंदिर बना के दे दीजिए, अगर भूखे होंगे ना तो गेट से भाग जाएंगे। और भूखे लोग, अंदर पुजारी पूजा कर रहा है, लोग जिसकी आस्था है, बाहर भिखारी खड़ा है। भिखारी भी तो हिंदू मुसलमान है ना साहब। जो मस्जिद के आगे खड़ा है, मजार के आगे खड़ा है, मंदिर के आगे खड़ा है, वो भी तो हिंदू मुसलमान है ना। वो क्यों नहीं पूजा करने जा रहा? वो बाहर मांग क्यों रहा? इसलिए कि उसके लिए पेट
पहले नंबर पर है, पूजा दूसरे नंबर पर है, तो ज़्यादा दिन लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए महंगाई बेरोजगारी पर जो कंट्रोल नहीं हो रहा और निजी हाथों में बेचने का जो दौर लगातार चल रहा है, इस पर जब अंकुश लगाने के लिए जनता ही सड़क पर आएगी।